जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं भारत की निजी रक्षा कंपनी पारस डिफेंस को लेकर आई एक रिपोर्ट से। भारत की निजी रक्षा कंपनी पारस डिफेंस ने रे स्ट्राइक 9 लेजर वेपन सिस्टम प्रस्तुत किया है। यह सिस्टम भारत के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। रे स्ट्राइक 9 को मुख्य रूप से ड्रोन और कम दूरी के हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह 3 किलोवाट से 9 किलोवाट तक की जो अलग अलग पावर कॉन्फ़िगरेशन है उस पर ऑपरेट हो सकता है। ट्रैक, लोकेट एंड किल क्षमता के साथ हाई एनर्जी लेजर बीम का उपयोग करता है। एआई आधारित टारगेटिंग, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और हाई रेजोल्यूशन ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। मैन पोर्टेबल और व्हीकल माउंटेड दोनों रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और हर मौसम में ये काम करने योग्य है। यानी इसमें जो डिज़ाइन है वो काफ़ी रगेड है। ये 1.2 से लेकर 2.5 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखता है। डे एंड नाइट कैपेबिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। भारतीय वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो यानी बीआरडी नासिक ने पहली बार भारतीय नौसेना के मिग-29 लड़ाकू विमान के इजेक्शन सीट सिस्टम का स्वदेशी ओवरहॉल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहले ये काम रूस की सुविधाओं पर निर्भर था, लेकिन अब भारत ने ये क्षमता देश के भीतर ही विकसित कर ली है। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में बड़ी सफलता मानी जा रही है। मिग-29 के भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर तैनात मुख्य फाइटर जेट है, इसलिए ये क्षमता रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अब स्वदेशी ओवरहॉल से विदेशी निर्भरता कम होगी, रखरखाव की लागत घटेगी और मरम्मत में लगने वाला समय भी कम होगा। इजेक्शन सीट लड़ाकू विमान का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों में से एक होती है, जिसके लिए हम ये मान के चल रहे थे। अभी तक हम पूरी तरीके से रूस पर डिपेंडेंट थे और इसमें क्योंकि अत्यधिक विशेषज्ञता लगती है और परीक्षण की ज़रूरत होती है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना की बेस रिपेयर डिपो ने ये काम करके दिखा दिया है, जिससे ये क्लियर हो गया है कि अब हमें इसके लिए रूस पर ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय वायुसेना को अपना उन्नत MQ-28A घोस्ट बैट लॉयल विंगमैन ड्रोन प्रदर्शित किया है, जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग और मजबूत हुआ है। ये स्टेल्थ आधारित कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे लड़ाकू विमान के साथ फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करने के लिए बनाया गया है। घोस्ट बैट इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशनों के लिए मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम करता है। ये राफेल और सुखोई 30 MKI तथा तेजस के साथ भी टीमिंग कर सकता है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि भारत इसको ले रहा है, बल्कि यहाँ पर कैपेबिलिटी वाइज हम बता रहे हैं कि भारतीय फाइटर जेट्स के साथ भी ये एक टीमिंग कर सकता है, जिससे उनके ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज हो सकते हैं। बोइंग ने भारत में इस सिस्टम के संभावित को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश करी है, जो आत्मनिर्भर भारत और ICET पहल से जुड़ा हुआ है। भारत के HAL कैट्स वॉरियर प्रोग्राम की तुलना में MQ-28A घोस्ट बैट अधिक परिपक्व माना जा रहा है, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा टेस्ट फ्लाइट को जो है पूरा कर चुका है। लेकिन भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता स्वदेशी उपकरण है, इसीलिए ये कह पाना कि कैट्स वॉरियर खतरे पर है, ये गलत होगा। लार्सन एंड टुब्रो ने फ्रांस की एक्साइल के साथ एक बड़ी साझेदारी करी है। यह सहयोग भारतीय नौसेना के माइन काउंटर मेजर वेसल कार्यक्रम के लिए उन्नत अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर सूट प्रदान करने हेतु किया गया है। इस सिस्टम में ऑटोनोमस और रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम होंगे, जो बारूदी सुरंगों को सुरक्षित दूरी से डिटेक्ट, क्लासिफाई, आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे। लार्सन एंड टुब्रो इस परियोजना का प्राइम कॉन्ट्रैक्टर होगा, जबकि एक्साइल टेक्नोलॉजी पार्टनर की भूमिका निभाएगा। ये तकनीक पहले से कई देशों की नौसेनाओं में इस्तेमाल हो रही है और वास्तविक अभियानों में काफ़ी सफल साबित हुई है। भारतीय नौसेना के लिए 12 माइन काउंटर मेजर वेसल्स के निर्माण कार्यक्रम में यह सिस्टम शामिल किया जाएगा और परियोजना का उद्देश्य भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और माइन वारफेयर कैपेबिलिटी को मजबूत करना है। साथ ही इंडो फ्रेंच डिफेंस कॉर्पोरेशन जो है, इसको भी बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य है। ये साझेदारी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्थानीय उद्योग, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी बढ़ावा देगी। अमेरिकी वायुसेना अब MQ-9 रीपर ड्रोन के उत्तराधिकारी यानी नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन पर काम कर रहा है। हाल ही के युद्धों में, खासकर यूक्रेन और मध्य पूर्व संघर्षों में, MQ-9 की ताकत और कमजोरियों की दोनों की समीक्षा अमेरिका ने करी है। अमेरिका ने माना कि इस ड्रोन की ताकत और कमजोरियां दोनों सामने आई हैं और इसीलिए अमेरिका अब इन ड्रोन्स के सक्सेसर्स पे काम करना शुरू कर चुका है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बड़े और महंगे ड्रोन कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में ज़्यादा जो है वनरेबल साबित हो रहे हैं और ऐसे में अमेरिकी वायुसेना ऐसे नए ड्रोन चाहता है जो सस्ते हों, मॉडुलर डिज़ाइन वाले हों, तेज़ी से मास प्रोडक्शन में आ सके, हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, AI इनेबल्ड और ज़्यादा सर्वाइवेबल हों।
वर्तमान MQ-9 की कीमत सेंसस के आधार पर तकरीबन $50 मिलियन तक हो सकती है। अमेरिका अभी खोए हुए MQ-9 ड्रोन को रिप्लेस करने के लिए नई खरीद भी कर रहा है। यूक्रेन युद्ध से सीख लेते हुए अमेरिका लो कॉस्ट मास प्रो ड्रोन जो है इनको और जो अफोर्डेबल म्यूनिशन है उनको खरीदने पर जोर दे रहा है। यानी स्पष्ट है कि भारत भी इस पूरे प्रोग्राम को काफ़ी करीब से देख रहा है, क्योंकि भारत ने MQ-9 ड्रोन की जो डील है ये पहले ही साइन कर ली है। भारत इन ड्रोन्स को मैरीटाइम सर्वेलेंस, बॉर्डर मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानता है। भारत इस समय अपने हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट प्रोग्राम को अब केवल निगरानी तक सीमित नहीं रख रहा है, बल्कि इनमें शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर जोड़ने की योजना पर काम भी कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट तकरीबन 20 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं और अनमैन एयर व्हीकल और सैटेलाइट के बीच की क्षमता प्रदान करते हैं। एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट तकरीबन 400 किलोमीटर क्षेत्र तक निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप कर सकता है। यह दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन नेटवर्क और डेटा लिंक को बिना सीधा हमला किए जाम कर सकता है। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट आधारित जैमिंग सिस्टम दुश्मन की सिचुएशनल अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन कमजोर कर सकता है और उनका उपयोग काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस में मदरशिप की तरह किया जा सकता है, जो ड्रोन स्वार्म के कमांड लिंक को बाधित करके हाईजैक कर सकती है। और ये तकनीक बड़ी संख्या में दुश्मन ड्रोन को एक साथ निष्क्रिय करने में मदद भी कर सकती है। इस समय DRDO, सरकारी और निजी कंपनियां जैसे कि इस समय अलग अलग कंपनियां हो गई, वो सोलर पावर्ड लॉन्ग एंड्योरेंस जो हाई एल्टीट्यूड सोलर सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है इनको विकसित कर रही हैं। आर्मेनिया भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम और 155 mm की जो आर्टिलरी गोला बारूद की स्थानीय उत्पादन लाइन है यानी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, इसको लगाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य युद्ध काल में सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना और बाहरी डिलीवरी पर निर्भरता को कम करना है। आर्मेनिया 2022 में भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पहला विदेशी ग्राहक बना था और उसने तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की डील में 4 पिनाका बैटरीज खरीदी थी। 2026 तक गाइडेड पिनाका रॉकेट आर्मेनिया की सेना में शामिल हो चुके हैं, जिससे उसकी आर्टिलरी कैपेबिलिटी में एक बड़ा सुधार भी देखने को मिला है। गाइडेड पिनाका की रेंज लगभग 75 किलोमीटर है और इसमें नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम होने के कारण ये अधिक सटीक हमला कर सकता है। अब इस समय यह आर्मेनिया चाहता है कि इनका स्थानीय उत्पादन किया जाए, ताकि आर्मेनिया को लंबे संघर्ष के दौरान लगातार हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइजेशन भी संभव हो पाएगा। अब देखना यह है कि भारत इस पर क्या निर्णय लेता है और भारत की क्या प्रतिक्रिया होती है। भारत ने 114 राफेल फाइटर जेट की खरीद के लिए जो मेगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, इसको अंतिम रूप दे दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है और इसके लिए भारत इस समय पूरी तरीके से कमर कस चुका है। भारतीय वायुसेना जल्द ही फ्रांस को आधिकारिक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने वाली है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन एयरफोर्स चीफ की फ्रांस यात्रा से पहले होने की संभावना है। दरअसल योजना के तहत 22 राफेल एयरक्राफ्ट सीधे फ्रांस से आएंगे, जो कि फ्लाईअवे कंडीशन में होंगे और बाकी 92 जेट्स का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, डसाल्ट एविएशन और भारतीय एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ। और इसके अलावा हमें आगे चल के F4 और F5 जैसे दो अलग अलग वेरिएंट है, ये देखने को मिलने वाले हैं। अगर ये सौदा पूरा हुआ तो भारत फ्रांस के बाहर राफेल को बनाने वाला पहला देश बन सकता है। हालांकि इस समय देखना ये होगा कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, इसको अनाउंस कब किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।